चंद्रकला की बहादुरी को देखकर कावेरी ने चंद्रकला से कहा, आप बहुत बहादुर हैं दीदी, बिल्कुल मेरी माई की तरह। मेरी माई भी बहुत बहादुर हैं। ये सुनकर चंद्रकला ने पूछा, माई, कहाँ है तुम्हारी माई? ये सुनते ही मालती, दिवाकर और कावेरी तीनों ही चौंक गए। दिवाकर आगे बढ़ा। उसने कावेरी के कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, चंद्रकला, दरअसल बात यह है कि इसकी माई का कुछ दिन पहले किसी दुर्घटना में देहांत हो गया। तब से इसे हर जगह अपनी माई ही दिखाई देती है और पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो अभी इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अपनी जिंदा माई के लिए ऐसा सुनना कावेरी के कलेजे को चीर रहा था, लेकिन वो भी मजबूर थी, इसीलिए कुछ कह नहीं सकी। लेकिन कावेरी के बारे में जानकर सबके चेहरे पर एक दुख सा छा गया और सबसे ज्यादा दुखी हुई थी तारा। कावेरी के बारे में जानकर उसका खुद का दुख सतह पर आ गया। आज सुबह तक तो उसके माँ बाबा दोनों थे, लेकिन अब उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। तारा एकाएक कावेरी के पास गई और उसे कस के गले लगा लिया, मानो मन ही मन कह रही हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ही अभागिन हूँ बहन। तारा का ये दुख देखकर वहाँ मौजूद सभी की आंखें भर आई। ये सब देखकर सरपंच जी ने दोनों के नजदीक जाकर दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज के बाद किसी से मत कहना कि तुम दोनों का कोई नहीं है। मेरे लिए जैसे मालती है वैसे ही तुम दोनों भी हो। दिवाकर की तरफ देखते हुए सरपंच जी ने कहा, और दिवाकर, आज से हवेली तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारी बारात तुम्हारे घर से चलकर हवेली तक आएगी। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा, और कावेरी का कन्यादान भी मैं खुद करूंगा। सरपंच जी की ये सब बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कावेरी ने तुरंत ही सरपंच जी का आशीर्वाद लिया। वहीं जैसे ही छोटे राघव को ये पता चला कि उसकी मालती बुआ आई है, वैसे ही वो भी दौड़कर बाहर आ गया और मालती को गले से लगा लिया। राघव उस वक्त करीब 12-13 साल का रहा होगा। मालती भी राघव को देखकर सारे दुखों को भूल गई। ये सब चल ही रहा था कि तभी चंद्रकला ने रामनाथ जी से कहा, मालिक, अब मुझे जाना चाहिए। गांव में काफी लोगों ने आज अपनी जान गंवाई है। सांझ ढलने से पहले सबका अंतिम संस्कार करना होगा। इस पर रामनाथ जी ने कहा, हाँ हाँ चंद्रकला, तुम चलो, मैं भी पहुंचता हूँ। इसके बाद चंद्रकला, तारा और दिवाकर वहां से चले गए। चंद्रकला ने सबसे पहले तारा को उसके घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही चंद्रकला वहां से जाने लगी, तारा ने चंद्रकला को आवाज लगाते हुए कहा, चंद्रकला, अगर हो सके आज रात मेरे घर पर ही सो जाना। अकेले सोने की आदत नहीं है मुझे। चंद्रकला ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ तारा, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूंगी। कहकर चंद्रकला वहां से चली गई। वहीं एक तरफ जहां तारा अकेली अपने घर के अंदर दाखिल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हवेली के पीछे यामिनी और पत्थरभुज बाबा के बीच तारा को लेकर ही बातचीत चल रही थी। पत्थरभुज बाबा ने यामिनी से चिढ़ते हुए कहा, यामिनी, तुम कर क्या रही हो? वहां चंद्रकला किसी यज्ञ के सहारे पूरी सच्चाई उगलवाने वाली है और तुम एकदम निश्चिंत घूम रही हो। तुमने तो कहा था कि तुम उस तारा को रास्ते से हटा दोगी। जवाब देते हुए यामिनी ने कहा, बेवकूफों जैसी बातें मत करो बाबा। ऐसे ही सीधे जाकर गोली से नहीं उड़ा सकते उसको। कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पत्थरभुज बाबा ने अपने चेहरे पर सिकन लाते हुए पूछा, मतलब? जवाब में यामिनी ने कहा, मतलब ये कि हमें तारा को इस तरह मारना होगा जिससे वो खून नहीं, आत्महत्या लगे। सबको लगेगा कि तारा अपने माँ बाबा के गुजर जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। पत्थरभुज बाबा को भी यामिनी की ये बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्होंने यामिनी से कहा, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, बहुत कम समय है हमारे पास। कल रात को ही वो चंद्रकला यज्ञ करने वाली है। उसके पहले ही हमें तारा को रास्ते से हटाना होगा। यामिनी ने पत्थरभुज बाबा को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, आज रात को ही ये काम हो जाएगा। चंद्रकला कभी भी आपके बारे में कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगी।
यामिनी की ये सब बातें सुनकर पत्थरभुज बाबा भी पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे। दोनों वहां से अपने अपने रास्ते के लिए निकल गए। सांझ ढलने में अब थोड़ा ही समय बाकी था। शमशान घाट में चिताओं की कतार लगी हुई थी। किसी न किसी परिवार का कोई न कोई सदस्य उस कतार में शामिल था। पूरे गांव वालों की आंखें नम थी। चंद्रकला ने जब एक एक करके सभी चिताओं को अग्नि दी तो उन चिताओं की आग की लपटें पूरे गांव में दिखाई दे रही थी। एक तरफ सांझ ढल चुकी थी और दूसरी तरफ चिताओं की जलती अग्नि शांत होने लगी थी। धीरे धीरे सब लोग एक एक करके अपने घरों की तरफ जाने लगे। चंद्रकला भी वहां से निकलकर अपने घर जाने की बजाय सीधे तारा के घर की तरफ जाने लगी। जब चंद्रकला तारा के घर पहुंची तो तारा औंधे मुंह अपने बिस्तर पर लेटी रो रही थी। चंद्रकला ने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। चंद्रकला नहीं चाहती थी कि तारा अपना कोई भी दर्द सीने में दबा कर रखे, इसीलिए चंद्रकला ने उसे अपने हाल पर ही छोड़ दिया और खुद रसोई में जाकर दोनों के लिए खाना बनाने लगी। चंद्रकला ने खाना बनाकर जबरदस्ती थोड़ा बहुत तारा को भी खिलाया। चंद्रकला तारा को खाना खिलाकर फिर से उसके हाल पर छोड़ देना चाहती थी, इसीलिए खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस तरह तारा को अकेले छोड़कर वो कितना बड़ा जोखिम उठाने जा रही थी। वहीं इन सबसे दूर अंगुना की दुनिया में चंद्रकला के हाथों लगी हार की वजह से अंगुना बौखलाई हुई थी। कटीली उसे शांत करवाते हुए कह रही थी, तुम खामखा परेशान हो रही हो अंगुना, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मायापुर में कभी भी आत्महत्या किए हुए इंसान का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस हार में भी हमारी तो जीत ही छुपी है। जब अंगुना ने इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे भी एहसास हुआ कि कटीली बिल्कुल सही कह रही है। वहीं कटीली ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, बल्कि हमें तो उस पवित्र आत्मा के बारे में सोचना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बेटियां इस श्राप से मुक्त हो सकती हैं। जैसे ही अंगुना ने ये सुना, अंगुना की आंखें चमक गई। उसने कटीली से कहा, कटीली, अच्छा याद दिलाया तुमने। आज जब मैं हवेली के बाहर थी तो मुझे उस वक्त ऐसा आभास हुआ कि जैसे वो पवित्र आत्मा वहीं कहीं आसपास थी। इस पर कटीली ने कहा, लेकिन अंगुना, उस वक्त तो वहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे। उतने लोगों में कैसे पता लगाया जाए कि वो पवित्र आत्मा कौन सी है? कुछ सोचते हुए अंगुना ने कहा, कटीली, इतनी बार मायापुर जाने के बाद मुझे ऐसा कभी आभास नहीं हुआ जैसे आज हुआ था। इसका मतलब कि वो पवित्र आत्मा मायापुर की नहीं है, बल्कि कोई बाहर से मायापुर में आया है। कटीली, जाओ और पता लगाओ कि इन दिनों मायापुर में बाहर से कौन कौन आया है। वहीं से हमारी उस पवित्र आत्मा को ढूंढने की तलाश शुरू होगी। अंगुना को किसी और का नहीं बल्कि हवेली के बाहर कावेरी का ही आभास हुआ था, क्योंकि कावेरी ही है वो पवित्र आत्मा जो अंगुना की बेटियों को मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए कटीली का अब अगला लक्ष्य था कावेरी को ढूंढना। रात के करीब 1 बज चुके थे। तारा अपने कमरे में सो रही थी और चंद्रकला दूसरे कमरे में। पहले तो तारा के कमरे में से घंटों तक रोने की सिसकियां आती रहीं। तब तक तो चंद्रकला को भी नींद नहीं आई थी, लेकिन रात ढलते ढलते जब तारा की सिसकियां आना बंद हुई तो चंद्रकला की भी आंख लग गई थी। तारा को नींद आने के बाद भी वो बीच बीच में चौंक कर उठ रही थी। वहीं दूसरी तरफ 3 हट्टे कट्टे नौजवान काले कुर्ते पहने हुए और काले कपड़े से ही मुंह ढके हुए तारा घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में जब सब लोग दरवाजे के बाहर पहुंचे तो सबने देखा कि वो लोहे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में ये तय किया कि दीवार कूद कर अंदर जाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई आवाज ना हो और तारा एक एक करके सब लोग दीवार पर चढ़कर बिना कोई आवाज किए दीवार की दूसरी तरफ कूदने लगे। दीवार से ही जब उन लोगों ने नजरें दौड़ाई तो वहीं से उन्हें एक खुला हुआ कमरा दिखाई दिया।
चांद की भीनी रोशनी में दिखाई दे रहा था कि उस कमरे के बीचों बीच एक चारपाई पर एक लड़की सोई हुई थी। उन लोगों को लगा कि ये तारा ही सो रही है। सब लोग दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो तारा नहीं बल्कि वो चंद्रकला थी। सब लोग धीरे धीरे चंद्रकला के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक उसी वक्त पास वाले बंद कमरे में अधखुली नींद में तारा लेटी हुई थी। जब से तारा का बलात्कार हुआ था उसके बाद से तारा अभी तक सोई नहीं थी, लेकिन अब जब तारा की आंख लगी तो तारा की नजरों के सामने उस वक्त के दृश्य आगे आने लगे। पर वो सारे दृश्य बिल्कुल धुंधले धुंधले थे। लेकिन जिस वक्त तारा के शरीर से वो पुरुष का काला साया निकला था और महिला के काले साये ने प्रवेश किया था, दोनों के बीच का जो समय था उसमें तारा ने जो कुछ भी देखा था उसमें कोई धुंधलापन नहीं था। तारा को अपनी नजरों के सामने साफ साफ पत्थरभुज बाबा दिखाई दे रहे थे। पत्थरभुज बाबा को देखकर तारा एकाएक चौंक कर उठ खड़ी हुई। तारा जब उठी तो तारा की सांसें एकदम तेज चल रही थी। तारा ने हांफते हुए मन ही मन, ये तो सपना नहीं, बिल्कुल सच है। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त मेरे सामने पत्थरभुज बाबा ही थे। ये बात मुझे अभी चंद्रकला को बतानी चाहिए। अब तक वो तीनों आदमी चंद्रकला के कमरे के बाहर पहुंच चुके थे। उनमें से 2 आदमी कमरे के अंदर गए और तीसरा दरवाजे के बाहर ही इधर उधर नजर रखने के लिए खड़ा हुआ था। चंद्रकला उस वक्त इन आदमियों की तरफ पीठ किए हुए सो रही थी। 2 आदमी उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब में से उस लड़की का मुंह ढकने के लिए एक मोटा सा कपड़ा निकाला ताकि वो लड़की की चिल्लाने की आवाज बाहर न जा सके। वो दोनों चंद्रकला के पास में पहुंचने ही वाले थे कि तभी बाहर खड़े हुए आदमी को पास वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आवाज आते ही वो सतर्क हो गया और दौड़कर कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर से झांक कर उसने देखा कि कमरे में से तारा बाहर निकल रही थी। तभी उसने दूसरी तरफ देखा, वो दोनों आदमी चंद्रकला का मुंह उस कपड़े से दबाने ही वाले थे। पहला आदमी दौड़कर गया और इससे पहले कि वो चंद्रकला का मुंह दबा पाते उससे पहले दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इशारे ही इशारे में उसने दोनों को बताया कि ये कोई और लड़की है, असली लड़की बाहर है और वो इस तरफ ही आ रही है। ये सुनकर बाकी दोनों डर गए। उनमें से एक ने जब पीछे झांक कर देखा कि जिस लड़की का मुंह वो दबाने वाले थे वो चंद्रकला थी। ये देखकर उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि वो जानता था कि उसके जैसे 3 आदमियों को तो चंद्रकला अकेले ही पछाड़ सकती है। चंद्रकला जितनी बुद्धि से तेज थी उतनी ही शरीर से भी तेज थी। वही तारा अब कमरे के अंदर दाखिल होने ही वाली थी। चंद्रकला के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसे भी आभास हो रहा था कि जैसे उस कमरे के अंदर कोई है, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंची उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई नहीं था। चंद्रकला अकेली अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। पर जैसे ही तारा ने अपना कदम कमरे के अंदर की तरफ बढ़ाया, वो ये देखकर चौंक गई कि दरवाजे के पीछे से 3 आदमी निकलकर उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। पहले कि तारा जोर से चिल्ला पाती, उनमें से एक आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका मुंह कर दिया। तारा ने बहुत कोशिश की लेकिन अपना मुंह नहीं खोल पाई। तीनों में से एक ने तारा का मुंह दबाया, दूसरे ने तारा को उठाया और तीसरे ने जल्दी से उस दरवाजे को पूरा खोल दिया। दोनों आदमी तारा को उठाकर कमरे के अंदर ले आए। वैसे ही तीसरे ने कमरे के अंदर से बंद कर दिया। तीसरा आदमी इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने पास में पड़ी संदूक को खोला और उस संदूक के अंदर से एक साड़ी निकाली। तारा ये सब देख रही थी। तारा तीनों की पूरी योजना समझ गई थी। तारा ये भी समझ गई कि पत्थरभुज बाबा ने ही इन तीनों को भेजा है, लेकिन इतनी देर मुंह बंद रखने की वजह से तारा का अब दम घुटने लगा था। उस वक्त एक आदमी ने तारा का पीछे से मुंह पकड़ा हुआ था, दूसरा तारा के सामने खड़ा हुआ था और तीसरा उस साड़ी से फांसी का फंदा तैयार कर रहा था। तारा को अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और कहते हैं ना कि जब इंसान को अपनी मौत नजर आने लगती है तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। ऐसा ही तारा के साथ भी हुआ।
उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा जुटा दी और अपने पैरों को इतनी जोर से पीछे की तरफ घुमाया कि तारा के पैर की एड़ी उस आदमी के पैरों के बीचों बीच जाकर लगी। तारा का प्रहार इतना तेज था कि अगले ही पल उस आदमी का हाथ तारा के चेहरे से छूट गया और उसने अपने दोनों हाथों से खुद के चेहरे को ढक लिया ताकि खुद की चीख ना निकल जाए और जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। लेकिन तारा अब आजाद हो चुकी थी। ये देखकर सबकी धड़कनें रुक सी गई। क्या चंद्रकला की नींद खुल जाएगी और वो तारा को बचा पाएगी, या यामिनी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी, और क्या अंगुना कावेरी तक पहुंच पाएगी?